नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर जो महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक है, इसको हम देख रहे थे। इसमें पॉलिटी हमने कंप्लीट करा दी थी। साथ में उसका एक मैराथन वीडियो भी डाल दिया था 3-4 घंटे में, पूरा 4 घंटे का वीडियो है। ठीक है, इसी क्रम में जो प्राचीन इतिहास था, इसके 3 पार्ट आ चुके थे। आज चौथा पार्ट रहेगा और लास्ट पार्ट रहेगा प्राचीन भारत का। तो अगर आप उत्तराखंड के या किसी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे वनडे एग्जाम टाइप होते हैं, ठीक है, खासकर मैं बात करूँ यूके पीएससी की बात करूँ, तो यूके पीएससी जो अपने क्वेश्चन आता है वो इसी बुक से बनाता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से दिखने को मिलेंगे। तो आप आगे आगामी जो आपके लोअर पीसीएस का एग्जाम, अपर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, एफआरओ का एग्जाम होने वाला है, लेक्चर का एग्जाम होने वाला है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ में यूके पीएससी वाले बच्चे भी इस वीडियो को, यूके ट्रिपल एससी वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बन रहे स्टेटमेंट नई टाइप में बन रहे हैं, बट होते जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने एक रिवीजन सीरीज टाइप शुरू कर रखी है, जो कि आधे घंटे में हम देखते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज रहेगा हमारा गुप्तोत्तर काल वाला। ठीक है, इससे पहले हम बाकी चीज़ें कर चुके थे, आज गुप्तोत्तर काल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रहेगा। चलिए देखिए, पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। देखिए, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो नागभट्ट प्रथम को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी दंती दुर्ग के द्वारा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन मिला है। ठीक है, देखने को। चलिए अगला है गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था। अब तो गुप्तोत्तर काल की अगर बात करें तो इस टाइम पे जो आयात होता था वो किया जाता था घोड़ों का। किसका कहता था? घोड़ों का आयात यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी यहाँ पे कन्नौज में थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। किसने किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, अगला है बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हुई थी कुषाण काल के टाइम पे शुरू हुई थी। ठीक है, जो बाल विवाह की प्रथा थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने रिसेंट में पूछा था आरओ में। ठीक है, तो इसको कहते हैं वित्क भागम। ठीक है, क्या कहते हैं? वित्क भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। ठीक है, जो हर्ष के प्रशासन में जो अवंती था वो क्या था? युद्ध और शांति का अधिकारी। क्वेश्चन पूछ लेगा अवंती क्या था, तो ये एक अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे जो कि हम देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंहनाद जो सेनापति होता था उसको सिंहनाद कहते थे। कुंदन ये था अश्वसेना का प्रधान, जो घोड़े होते थे। ठीक है, अश्वसेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त हस्त सेना, हस्त मतलब जो हाथी की सेना थी उसका था। ठीक है, और सामंत महाराज जो था, सामंत या जिसको महाराज कहते थे, वो था आपका नागरिक प्रशासन का प्रमुख था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। हर्ष के प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे है 3वीं शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था। अब वारंगल का रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, तो लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु वारंगल क्या था? प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? ठीक है, तो चंद्रवंशी शासक थे ये प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, प्रतिष्ठानपुर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित नामक पुस्तक रचिता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हर्षचरित नामक पुस्तक की रचिता कौन है? ये आपके बाणभट्ट है। ठीक है, चलिए हर्ष का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो हर्ष का जो शासनकाल था वो था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी आपकी कन्नौज में की थी। ठीक है, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ये थे औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कवि बाणभट्ट कहाँ के थे निवासी? औरंगाबाद और महाराष्ट्र, जो भी कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान था। ठीक है, इसको किसने रोका था? जो नर्मदा नदी आपको पता है, जो एमपी से लेके कहाँ से गुजरात होते हुए कहाँ पे चली जाती है? अरबियन सागर में चले जाती है। ठीक है, अरब सागर में जो चले जाती है। तो ये है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया था? रोक दिया था। इनके बीच यहाँ पे युद्ध हुआ था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारत था उस टाइम पे जो शिक्षा का एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ होता था। ठीक है, तो यहाँ पे लोग पढ़ने आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे आपका? ये आपका बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलते होंगे। ठीक है, जहाँ पे वनडे यूके, खासकर मैं बात करूँ यूकेपीएससी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, ये मैंने भी ऐसे याद रखा है। हेनसांग
हर्ष, हौ से याद रख लो, हिनसांग भी और हर्ष भी। तो अगर आपको याद नहीं होता है तो हौ से हौ याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पे हिनसांग आया था। हिनसांग कहाँ से आया था? ये आपका चीन से आया था, ठीक है। और कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे अध्ययन भी किया गया था, ठीक है। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी सातवाहन काल से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो रेशम है, आपको रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो ये था आपका कन्नौज में था। हिनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा यूपी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ये होता था ग्राम सभा के हाथ में होता था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो कि आपका बिहार में है। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो ये की थी हिनसांग के द्वारा की गई थी। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय में किया था? अब जो चीनी यात्री इसिंग कहाँ का था? ये भी आपका चीनी यात्री था एक, इसने भी बिहार का भ्रमण किया था, 675 ईस्वी में किया था, ठीक है। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नाटक कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया था, ठीक है। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था? ये हुआ था आपका उत्तर गुप्त काल में, ठीक है। तो जजमानी व्यवस्था जो है, ठीक है, ये किसके टाइम पे शुरू हुई थी? उत्तर गुप्त काल के शासन टाइम पे शुरू हुई थी। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो ये किया गया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। जो गुप्त वंश खत्म होता है तो गुप्तोत्तर जो आते हैं चीज़ें, उसमें हर्षवर्धन ने यहाँ पे क्या किया था? इसको उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन इसने किया था। अब देखिए चीन में दूध भेजने वाले शासक कौन कौन है? देखिए यहाँ से मतलब चीन में जो दूध भेजे थे, ठीक है। देखिए पहला था हर्षवर्धन, इसके टाइम पे जो था वंश राजवंश वो पुष्यभूति वंश था, ठीक है। दूसरा था नरसिंह द्वितीय, पल्लव वंश, यशोवर्मन, कन्नौज नरेश और कलुंतुंग, ये था आपका चोल वंश, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये कि हर पेज में लिखी होती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ जो गुजरात में है, ठीक है, काठियावाड़ जूनागढ़ गुजरात में है, का जीर्णोदय शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अपर पीसीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोई चैप्टर रहेगा हमारा यहाँ पे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। खजुराहो का मांगेतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये है आपको शिव को समर्पित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये कन्हेरी की गुफाएं हैं, ठीक है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? तो ये भावनगर पालीताना गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, ठीक है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के नाम से एलिफेंटा गुफा, तो ये कहाँ पे है एलिफेंटा? ये आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से लेकर 1050 ईस्वी में करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा खजुराहो कहाँ है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म में संबंधित है? एलोरा, अजंता एलोरा आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत काफ़ी फेमस है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में है और शिव के लिए माना जाता है पशुपतिनाथ मंदिर को, ठीक है, और काफ़ी लोग यहाँ पे जाते हैं। तो नेपाल काठमांडू में ये अवस्थित है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बौद्ध गुफा मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है अजंता, ये कहाँ पे है? आपकी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आपकी बौद्ध गुफाओं से रिलेटेड। और अभी हमने एलोरा की गुफाओं के लिए बात की, तो ये तीनों से रिलेटेड है, हिंदू से भी, बौद्ध और जैन से भी, ठीक है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ये करवाया गया है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसको करवाया गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो सीतापुर, ये आपका उत्तर प्रदेश में सीतापुर जगह है, वहाँ पर है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा में, जो एलोरा में, ठीक है, मंदिर है, उसको माना जाता है, ठीक है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है इसको। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि एलिफेंटा की गुफाएं किससे रिलेटेड है? तो ये शैव धर्म से रिलेटेड मानी जाती है, ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा इसको करवाया गया था।
अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यहाँ पे रिसेंट में न्यूज में भी था, यहाँ पे बड़ा मंदिर बन रहा है भगवान राम का। ठीक है, ठीक है, जो अंकोरवाट का मंदिर है ये विष्णु मंदिर है, और अभी रिसेंट में ये यूनेस्को की साइड में सबसे सबसे लंबा मंदिर या परिसर कह सकते हैं, उसके लिए भी इसको चुना गया है। ठीक है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है, तो ये है जैन धर्म। कोणार्क सूर्य मंदिर, देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो मंदिर सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, ये नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार्ट कर देना। ठीक है, काला पैगोडा ये भी आपका कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक है, के नाम से जाना जाता है, जिसको कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम ROR में पूछा भी गया था। उत्तराखंड के जो यूके, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, यूके PSC के आप कोई भी एग्जाम लेके चलिए तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये राज्य कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो ये हुआ है आपका नागर शैली में हुआ है। पुरी कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, देखिए हम जो पुरी की बात कर रहे थे, जगन्नाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, जगन्नाथपुरी। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपुरम के बारे में उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ठीक है, इसको गोपुरम कहा जाता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। ठीक है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था पल्लव वंश द्वारा। ठीक है, पल्लव शासकों के द्वारा। अब क्वेश्चन पूछता है हमेशा पर। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर के बारे में भी। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य है, देखिए तक्षशिला हमने दो चीज़ें बात की थी। ठीक है, एक तो हमने नालंदा की बात की थी, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आपका बिहार में है। साथ ही तक्षशिला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका अध्ययन के लिए था, एक पढ़ाई के लिए। तो ये आपका सिंधु एवं झेलम नदी पे है, और ये अभी तक्षशिला कहाँ पे है, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ स्थित है, सोनगिरी आपके मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्पी जो आपका कर्नाटका में है। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी और वेदांत मठ सिंगरेरी की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निश्चित करता है, तो मंदिर रचना शैली को। ठीक है, क्वेश्चन अब पंचायत से आप ये मत मान लेना कि ये पंचायत म्यूनसिपालिटी वाली पंचायत की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, यहाँ पे ये पंचायतन सांस्कृतिक इतिहास की बात कर रहे हैं आप भारत में, तो ये मंदिर रचना की एक शैली है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं एग्जाम में, ध्यान देना। गंगे कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो राजेंद्र चोल ने करवाया था इसको। और ये माना जाता है कि जो नेवी है सबसे, इस टाइम आप सोच सकते हैं कि जो नेवी अभी हम देखते हैं, तो जो चोल शासक थे, चोलों की नेवी काफ़ी पावरफुल थी। ठीक है, राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो ये है आपका द्रविड़ शैली का उदाहरण है। और जितने भी साउथ के मंदिर आप देखेंगे वो मोस्ट ऑफ क्या बने होंगे, आपके द्रविड़ शैली में ही बने होंगे। ठीक है, बोरोबंदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, तो ये है आपको शिव को समर्पित है। ठीक है, देखिए आप मंदिर स्थापत्य कला देखिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप SSC के एग्जाम देखिए, UPSC के एग्जाम देखिए, UPPSC, UPPCS या फिर बिहार PCS, आपको सब जगह ये एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मंदिर है, साथ में उनकी स्थिति है। देखिए एरण का विष्णु मंदिर एरण सागर जिला मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर ये आपका सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नसना कुठार का पार्वती मंदिर नसना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं माउंट आबू, जो कि कहाँ पे आपका माउंट आबू आपका राजस्थान में है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है ये। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
और आज हम ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे इसको। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो चालुक्य वंश का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से भी आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये अभी मैंने पहले स्लाइड में बता दिया है कि चोल वंश जो था आपका वो नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ठीक है, तो मामल्लपुरम है, इसमें जो रथ स्मारक है, ठीक है, उनका निर्माण पल्लव वंश के द्वारा यहाँ पे करवाया गया है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन मन ने कराया था। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चीन के प्राइम मिनिस्टर है शिंग जिनपिंग, ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे एक विजिट भी की गई थी, तो तब भी यहाँ पे न्यूज में आ चुके थे। ठीक है, सांडरी राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए ये प्रसिद्ध था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो ये है आपकी चतुर्भुज आकार की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नटराज की कांस्य प्रतिमा आपने देखी होगी। ठीक है, दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किस लेख में हुआ है? ये हुआ है ऐहोल के उत्कृष्ट लेख में। ठीक है, तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ये हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में स्थित था? तो ये था कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भाग में। अब देखिए, जैसे ये आपका मैप है, साउथ इंडिया है, ठीक है, तो ये वाला जो होता है, ये वाला तट जो आपका, देखिए ये आपका गुजरात, ऐसे जाएंगे तो ये आपका कश्मीर, इस टाइप से बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपका कश्मीर हो गया। तो ये जो एरिया, ये वाला एरिया है पूर्वी वाला, इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी लास्ट टाइम ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से ये भी कोरोमंडल ट्रेन का नाम भी था। ठीक है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल से जा रही थी। और ये वाला जो होता है आपका, ये आपका मालाबार तट होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में क्योंकि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये वाला आपका वेस्टर्न वाला जो हो गया मालाबार तट, और ईस्टर्न वाला हो गया आपका कोरोमंडल तट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, बोला गया कि चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में स्थित था। तो कहने का मतलब है जो आपका ये वाला पोर्शन है ईस्टर्न वाला, तो जो चोल होंगे इस एरिया पे मोस्ट ऑफ रहते होंगे, जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ। अब आप कभी इसको भूलेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग, दक्कन वाला जो बीच वाला पार्ट आता है। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ये आपका चोल कर देते थे, चोल वंश। ठीक है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक गफूर के द्वारा चोल वंश को, साम्राज्य को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इनके बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पे मलिक गफूर जीता और चोल वंश का यहाँ पे समापन कर दिया गया। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। आपको संगमकालीन प्रमुख साहित्य दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखना, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संगम साहित्य और रचनाकार दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला संगम साहित्य आपका तिरुक्कुरल या कुरल, जिस रचनाकार कौन है? देखिए, अगला है यहाँ पे अहनानूर, रुद्र शर्मन, तोल्कापियम। ये इंपॉर्टेंट है, तोल्कापियम पूछा जाता है क्योंकि तोल्कापियर के द्वारा लिखी गई है। जीव का चित्तामणि, यह है तिरुतत्कपुर तेवर। शिल्पाधिकारम, इलंगोगादिगल, मणिमेखले, सित लेस्त्रनार, और अगला है यहाँ पे लास्ट मरुग स्वर्णपादम नकरीर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थी ये कुछ रचनाएं और साहित्य यहाँ पे संगम साहित्य। देखिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट रहती है। कदम्बम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित यहाँ पे की थी। ठीक है, कर्नाटक और कोंकण जो गोवा वाला रीजन है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रमुख राजवंश और राजवंश तथा उनके संस्थापक यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है चोल वंश, इसकी राजधानी थी तंजौर और इसके संस्थापक थे विजयालय। ठीक है, विजयालय इंपॉर्टेंट है चोल। दूसरा है पल्लव वंश, कांचीपुरम राजधानी थी, श्री विष्णु इसके संस्थापक थे। राष्ट्रकूट शासक जो थे, ठीक है, इनकी जो राजधानी थी मान्यखेत थी, और संस्थापक जो थे दंतिदुर्ग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होयसल वंश, द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी, विष्णुवर्धन इनके संस्थापक थे। काकतीय वंश, अम्बकोंड इनकी राजधानी थी, बीटा प्रथम इनके क्या थे? संस्थापक थे। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे, इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी थी कुल्लाल व तकलाल। ठीक है, तकरान। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और मुंगेर इनकी राजधानी थी। सैन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, इनकी राजधानी लखनौती थी। पांडरे वंश नेडियोन इनके संस्थापक थे, मदुरै इनकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागवंट प्रथम थे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। चालुक्य
जिनको कल्याणी भी कहा जाता है। इनके संस्थापक तैलम द्वितीय थे, तैलभ द्वितीय, और मान्यखेत कल्याण इनकी राजधानी थी। चालुक्य बादामी वातापी इनकी राजधानी थी। ये क्वेश्चन तो पूछा भी जाता है बहुत बार, चालुक्यों की राजधानी वातापी। और जयसिंह प्रथम इनके संस्थापक थे यहाँ पे। चालुक्य बैगी बैगी इनकी राजधानी थी, और विष्णुवर्धन इनके क्या थे, संस्थापक थे। गहलवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और इनकी राजधानी वाराणसी में थी, जो कि आपका यूपी वाला रीजन है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे और इनकी राजधानी अहिल्यावाड़ थी। ठीक है। परमार वंश के शासक उपेंद्र थे और धारा नगरी इनकी राजधानी यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। कलचुरी वंश कोक्कल इनके संस्थापक थे और त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और अजमेर अच्छी छत्र इनकी राजधानी थी। चंदेल वंश के शासक नन्नुक थे और इनकी राजधानी खजुराहो महोवा थी। ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसकी बुक भी मैंने प्रोवाइड कर दी आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ थे। अब आगे देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के प्रमुख थे आलेख किन शिलालेखों में है? उत्तर मेमरू में। ठीक है। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलुंगतोंग प्रथम के शासनकाल में कार्यकाल में भेजे गए थे। ठीक है। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम, जो नौसैनिक शक्ति के विस्तार से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता? कदम्ब का यहाँ पे नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो ये आपका तमिल भाषा में। कदम्ब शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वनवासी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था? ये था अरिकमेडु। ठीक है, अरिकमेडु इंपॉर्टेंट है। संगम काल में व्यापार का रोमन व्यापार का क्या था? केंद्र था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के अगले तरफ। ठीक है, देखिए अगला है, तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? कम्बन थे। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? जो श्रीलंका है उसका नाम पहले सिंघल था। ठीक है, तो कुलोत्तंग प्रथम के द्वारा यहाँ पे ऐसा किया गया था। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए भारत में किसको जाना जाता है? तो दक्षिण चोल को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पेडू के नाम से दी गई पेरिप्लस ऑफ द स्त्रियन सी के लेखक किया था? अरिकामेडु। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य में वर्णित कनंगी कलणी कौन है? ये है तमिल महाकाव्य मड़ुमेखलू की नायिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी जो कि कणगी कौन थी? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखलू की नायिका है। ठीक है, चेर राजाओं में सर्वप्रथम प्रसिद्ध सेन गुट्टुवुर्न था, जो नेनुजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा पत्नी या कनाड़ी पूजा आरंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। इंपॉर्टेंट है। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो ये था मणिमेखलू। ठीक है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांडे के द्वारा भेजा था। ठीक है, रोम, इटली, रोम वगैरह। ठीक है, तोल्कापियम ग्रंथ किस संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। तो ये है तमिल व्याकरण और काव्य से रिलेटेड है। ठीक है, तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ यहाँ पे माना जाता है। किस नदी को पांडरी राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वैगी नदी को माना जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा, पोन्ना और रन्ना। ठीक है, पंपा, पोन्ना और रन्ना इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न क्वेश्चन पूछेगा तो ये है आपके पंपा, पोन्ना और रन्ना। ठीक है, संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये था करिकाल था, बहुत प्रतापी शासक था चोल शासकों में। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? ये थे पेरू नंदेवानार। ठीक है, पेरू वंदेवार ये थे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तो ये थे तिरुवल्लुवर। ठीक है, संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो ये थे शैव धर्म से रिलेटेड थे। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचनाकाल क्या था? तो 100 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा ईस्वी तक यहाँ पे इसका काल मनाता है। संगम युग के शास्त्रीय संगीतों जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनके रचना का काल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संगमकालीन प्रचलित शब्दावलियाँ दी हुई हैं, उनको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वरियम क्या थे? वरियम के बारे में, क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियम वसूलने का अधिकारी था। ठीक है, वरियर था जो, देखिए ध्यान रखना यहाँ पे वरियम है,
वो यम, यम लिखा हुआ है, याद रखना यम। तो ये था कि क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर था। और वरीयर पूछेगा तो ये जो अधिकारी था उसको वरीयर कहते थे। ऐसे याद रखो, जो वरीयम को वसूलता था वो वरीयर था। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। कराई भूराजस्व लगान उपज का 1/6वां भाग जो होता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भी यही था, कराई। ठीक है, कराई क्या था, एक प्रकार का लगान या कर था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछेगा तो कराई जो कर था उसका उपज का कितना भाग लिया जाता था। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा 1/5, 1/3, 1/7, 1/6, तो 1/6 आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है इराई। इराई का संबंध है सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। जो युद्ध के समय जो लूटा हुआ माल वगैरह होता था, ठीक है, उसको सामंतों द्वारा दिया जाता था। तो वो था आपका इराई टाइप का था एक। इराऊ क्या थे, जबरन लिया जाने वाला उपहार जो था उसको इराऊ कहते थे। उलुंग या संगम सीमा शुल्क पर मारकर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रथम स्रोत। जैसे अभी हम लोग टैक्स वगैरह लेते हैं ना, जैसे हमारा क्या होता है, टोल टैक्स वगैरह होता है, इस टाइप से जो एंट्री कर होता है, जो चीज़ें लगती हैं, ठीक है, तो उस टाइम से उलुंग और संगम था वो। कड़मई या फिर पाडू वडू राजा को दिया जाने वाला शुल्क था, ये था। मानव माँ व बैली भूमाप इकाई थी। अब क्वेश्चन पूछेगा संगम काल के टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि माँ या बैली क्या था, तो ये भूमाप इकाई थी। ठीक है, कलम अनाज के तोल की इकाई कलम थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को एवं मन्नत शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, संघ साहित्य में राजा के लिए शब्द जो होते थे वो थे आपके कौन, को और मन्नन। ठीक है, संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता के साम्य रखते हैं, तो स्कंद। ठीक है, अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन तमिल क्षेत्र देश में उपजाऊ कृषि भूमि जो भूमि थी या भूभाग था उसको क्या कहते थे, इसको मरुदम कहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय दिया जाता है। यह रहता है आपका करिकाल को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था, ये था वस्त्र उद्योग था। ठीक है, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था, इनको यवन कहते थे। ठीक है, यवन शासक इनको कहा जाता था। संगम युग में उरेयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। ठीक है, जो संगम युग था ये कपास के, देखिए यहाँ पे वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, तो ये मान सकते हैं किससे बनते, कपास से बनते हैं सूती वगैरह। ठीक है, सूती वस्त्र वगैरह, तो इसलिए ये विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नीन प्याले की रचिता रुद्र कन्यार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी, करिकाल के द्वारा। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, परिपादल। ठीक है, कौन सा है, परिपादल है वो। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा का आरंभ करवाई थी, ये निडियोन ने करवाई थी समुद्र पूजा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम इंपॉर्टेंट लाइन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया था तथा स्वयं गंगोट चोल की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि गंगे कोटचोल की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पे की थी। इसको अब नाम को आप यहाँ पे याद रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा, इसको हम देखते हैं, प्राचीन साहित्य एवं साहित्य ज्ञान। और इसके साथ ही हमारा यहाँ पे जो प्राचीन इतिहास है वो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचिता कौन है, ये है जीत मूतवाहन थे। ठीक है, और ये क्या है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाई भाग। ठीक है, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि ने किन शासकों का वर्णन है, तो गुजरात के शासकों का इसमें वर्णन है। आर्यभट्ट कौन थे, तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। कौन थे, आर्यभट्ट। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचिता कौन है, तो यह है संध्याकर नंदी। ठीक है, नदी नहीं है, नदी है। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतंत्रिणी को किसने आगे बढ़ाया। अब क्वेश्चन पूछेगा कल्हड़ के द्वारा जो राजतंत्रिणी है इसको किसने लिखा है, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। इसको आगे बढ़ाया था जौनराज एवं श्रीवर के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विष्णु शर्मा के द्वारा यहाँ पे पंचतंत्र लिखी गई है। अष्टध्यायी की रचिता कौन है, इंपॉर्टेंट है, अष्टध्यायी की रचिता आपके पाणिनि है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में संबंधित है, जो चरक संहिता है ये आपका चिकित्सा से रिलेटेड ये बुक मानी जाती है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचिता कौन है, तो ये है चंद्रवरदाई, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, ये है दंडी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में बार बार। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अभी रिसेंट में उत्तराखंड का जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें 2023-22 का एग्जाम था, वहाँ पूछा गया था कि लीलावती किसकी चीज़ की बुक है, तो ये गणित की बुक है। ठीक है, तो इसके लेखक भास्कर आचार्य हैं।
गीत गोविंद के रचिता जयदेव किसकी सभा को संबोधित करते हैं? ठीक है, अब गीत गोविंद लिखी है आपके जयदेव ने, ये करते हैं लक्ष्मण सेन को। ठीक है, किसकी सभा को संबोधित करते हैं? लक्ष्मण सेन। मिलिंदोपनो किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये है पाली भाषा का, इंपॉर्टेंट है ये भी। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचिता कौन है? हर्षवर्धन है। ये हमने देख लिया था, हर्ष वाले जो रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ रहे थे। ठीक है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो है। कौन है? इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जगनग है। कौन है? जगनग है। ठीक है, विश्वकोशी ग्रंथ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बृहत संहिता को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सौद्रानंद किसकी रचना है? यह है अश्वघोष की। मनुस्मृति मुख्यतः किस संबंधित है? तो समाज व्यवस्था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है मनुस्मृति मुख्यतः किस संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से यहाँ पे रिलेटेड मानी जाती है मनुस्मृति को। ठीक है, चलिए। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहोली शीर्षक किया गया था। देखिए, जो पंचतंत्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, तो ये संस्कृत में लिखी गई है और इसको 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया हुआ है। साथ में मुगल काल में फारसी अनुवाद किया गया था। जो शीर्षक था इसका पंचतंत्र को यहाँ पे जो फारसी में कहा गया है अनवारे सुहोली यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगी बुक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिंदोपनो नामक रचना राजा मिलिंडार तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यह है नागसेन के बीच में। ठीक है, कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ में पता चलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कल्हड़ की राजतंत्रिणी है उसमें यहाँ पे कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास के बारे में हमको यहाँ पे चीज़ें पता चलती है। गाथा सप्तशती, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है गाथा सप्तशती। ये क्वेश्चन अभी यूकेएसआई में अभी 2025 में ही पूछा गया है। ठीक है, देखिए यूकेपीएससी जितने भी क्वेश्चन कराती है इसी बुक से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो गाथा सप्तशती नामक जो मुक्तक काव्य की रचना किसने की? ये हाल के द्वारा की गई थी और इसकी जो भाषा है वो आपकी प्राकृत भाषा है और क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, इसकी भाषा कौन सी है? तो आपकी ये प्राकृत भाषा है। ये क्वेश्चन अभी यूकेएसआई के द्वारा 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कराचार्य यहाँ पे जाने जाते हैं। तमिल रामायण का रचनाकार कम्बन किस चोल शासक के दरबार में थे? तो ये थे कुलोत्तुंग तृतीय के। ठीक है, अब गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। रचनाकार कालिदास, इनके द्वारा मालविका निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संवरम, रघुवंशम या फिर विक्रमोर्वशीम, ये रचनाएं यहाँ पे की गई हैं। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा की गई हैं। ठीक है, अगला है विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसम। ठीक है, राक्षस जो बुक है ये विशाखदत्त की है। डंडी, 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन, सिद्धसेन, न्यायावतार, भास, स्वप्न, वासनवतन और चारुदत्तम। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, चरक संहिता, आर्यभट्ट, ब्रह्मा सिद्धांत, बुद्ध घोष, विशु दिग्गम्य, असंग, योगाचार, भास, उरुभंग, भारवी, गिरिजार्तनुजियम, अमर सिंह, अमर कोश। देखिए सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ बुकें जो स्टार्टिंग में दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर एक बार हम कर लेंगे क्योंकि अगर आ गई तो आपको थोड़ा सुनने में याद भी हो सकती है। ठीक है, वश्यभट्टी, रावणवध, चंद्रगोमिन, चंद्र व्याकरण, बराहमिहिर, बृहत संहिता और पंचसिद्धातिका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। आर्यभट्टियम, शूद्रक और मच्छिकटियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उसको देख लेते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि संघुकाल के शासक पुष्यमित्र संघु के समकालीन तथा उसके पुरोहित थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल पुष्यमित्र संघु के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आपको कुछ सजेशन चाहिए, आपको कुछ सजेशन देना है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। और ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे पॉलिटी कंप्लीट होती है और हिस्ट्री का प्राचीन भारत भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे जो अगले वीडियो से वो करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।